जिंदगी में कभी न कभी कुछ ऐसे लोगों से आप टकरा जाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देती है। हर इंसान किसी न किसी तरह से आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखा जाता है। ऐसे ही एक बच्चे से आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। कहानी सुने और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी आप जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। 2022 की चाइनीज मूवी लाइटिंग अप द स्टार्स, डायरेक्टर जियांग लियू, IMDb रेटिंग 7.4। 5-6 साल की एक बच्ची शाओ अपनी दादी के साथ सो रही है। सुबह हो गई। शाओ दादी दादी पुकार कर उन्हें उठा रही है, लेकिन दादी कोई जवाब नहीं देती। अब यहाँ एक आदमी सान बार बार अपनी गर्लफ्रेंड सीसी को कॉल और वॉइस मैसेज कर रहा है। उस तरफ से कोई जवाब न आने पे वो काफी गुस्सा होने लगा। तभी उसे कॉल आया। कल रात एक बूढ़ी महिला की मौत हो गई है, उसका शरीर काफी अकड़ा हुआ है, तुम जल्दी आ जाओ। फोन उसके असिस्टेंट साथ ही बहुत अच्छे दोस्त वांग ने की थी। दरअसल सान की एक फ्यूनरल कंपनी है जिसका वो डायरेक्टर है। मृतकों के अंतिम संस्कार का पूरा काम, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ इसकी कंपनी करती है। यहाँ बच्ची शाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा कि दादी उठ क्यों नहीं रही, तो वो जाकर सामने अलमारी में छुप गई। अब सान उसी बच्चे के घर में दाखिल हुआ जहाँ पहले से ही वांग मौजूद है। दरअसल शाओ की दादी चल बसी है और उसी के क्रियाक्रम का काम सान को मिला है। सान लाश के अंगों को सीधा कर रहा होता है। तभी शाओ अलमारी से निकलकर सान को एक डंडे से मारने लगी और बोली, खबरदार जो मेरी दादी को हाथ लगाया तो। ये देख उसके अंकल उसे कमरे से बाहर ले गए और वो चिल्लाती रही, मेरी दादी को हाथ मत लगाना। इसके बाद शाओ के अंकल अपनी पत्नी से एक और दिन रुकने की बात करता है, लेकिन वो नहीं मानती। उनकी आज रात को ही कहीं जाने की टिकट है। उसने गौर किया कि सास की उंगली से सोने की अंगूठी गायब है, जिसके लिए उसने सान और वांग पे चोरी का इल्जाम लगाया। ये सुनकर सान ने गुस्से से एक एक कर अपने कपड़े उतारने लगा और बोला, कर लो तलाशी। दोनों को सामने ऐसे देख वो वहां से भाग गई। वहां खड़े कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बना ली और एक दूसरे में कानाफूसी करने लगे। ये तो सान है ना, अभी कुछ दिन ही हुए उसे जेल से छूटे। इससे पहले सान उन्हें कुछ कहता, उसकी एक और असिस्टेंट येन अंदर आकर बोली, लाश ले जाने की गाड़ी तैयार है। इधर खिड़की में बैठी शाओ उन काले बक्सों को ले जाते हुए देख रही है जिसमें उसकी दादी है। उसका कजन बोला, दादी मर गई है, अब उन्हें कभी नहीं देख सकोगी, वो उन्हें जला देंगे। शाओ गुस्सा हो गई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बात कहने की? दादी की शायद तबीयत खराब है, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगी। और खिड़की से कूदकर उस गाड़ी का पीछा करने लगी, लेकिन वो दादी से पीछे छूटती चली गई। अब सान अंतिम संस्कार का सारा काम निपटाकर अपनी दुकान आया। वो यहीं रहता है। थोड़ी देर में उसके बाबा और बहन उसे मिलने आए। सान के बाबा ने कहा, ये फ्यूनरल बिजनेस सबसे पहले तुम्हारे दादाजी ने शुरू की थी, फिर मैंने इसे संभाला और फिर मरते दम तक तुम्हारे बड़े भाई ने। आज के समय में तुम इसकी देखभाल कर रहे हो, तो हमारा ये शुरू किया हुआ बिजनेस, इस दुकान के मालिक अब तुम हो। और जायदाद के कागज उसके सामने रख दिए। सान को ये दुकान जायदाद विरासत के तौर पे मिल जा रही है, इसीलिए उसे इसकी कद्र नहीं। अभी वो जिम्मेदारी उठाने के कोसों दूर है, बस उसे कागजात मिल जाए। तभी उसे सीसी का मैसेज आया, ब्रेकअप। ये देख वो गुस्से में उसके घर को रवाना हुआ। रास्ते में उसने शाओ को देखा, वो किसी आदमी से कुछ पूछ रही है। अब वो सीसी के घर पहुंचकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी उसका नया बॉयफ्रेंड वहां आ गया। दोनों के बीच मारामारी शुरू हो गई। बीच में सीसी ने आकर उसे रोकते हुए कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सान बौखला गया और बोला, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इससे लड़ाई कर जेल गया, मेरे साथ तुमने ऐसे क्यों किया? जिस पर सीसी बोली, मैं शादी करना चाहती हूँ, बच्चा सुखी परिवार चाहती हूँ, और ये तुम्हारे साथ रहकर मुमकिन नहीं। ना तुम इसके लिए तैयार हो और ना ही तुम कभी एक अच्छे पिता बन सकोगे। सान को एक धक्का सा लगा। वो चुपचाप वहां से चला आया। अब सान ने देखा कि वही बच्ची शाओ उसके घर तक पहुंच गई। तुम ही मेरी दादी को ले गए थे ना, मुझे अभी मेरी दादी लौटा दो। सान उसे अनसुना कर कागजात वाली लाल किताब बिस्तर के नीचे रख दी और वांग से कहा, इस बिच्छू को अभी बाहर निकालो। तभी उसके अंकल भी वहां आ गए। वो उसे अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शाओ किसी भी कीमत पर नहीं जाती। पहले से गुस्से में सान का अब पारा चढ़ गया।
और जबरदस्ती शाओ को उसके अंकल के पास देते वक्त उसने उसके हाथ पे जोर से काट दिया। उसी रात शाओ फिर से सान के वहां आ धमकी, तुम मेरी दादी को वापस लौटाते हो या नहीं। थोड़ी देर बाद फिर उसके अंकल वहां आकर उसे खींच तान कर ले जाने लगे। उनकी आज रात की बीजिंग की फ्लाइट है, पर वो मासूम बच्ची अपनी दादी के बिना कहीं नहीं जाएगी। उसे बस अपनी दादी चाहिए। बाहर गाड़ी में उसकी आंटी चलाने लगी, उन्हें अभी निकलना होगा वरना फ्लाइट छूट जाएगी। विवश होकर अंकल ने सान को कुछ पैसे देने चाहे और कहा कुछ दिनों के लिए शाओ को अपने पास रख ले। सान बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ, लेकिन वांग पैसे का लालच रोक ना सका और शाओ को रखने को राजी हो गया। उनके जाने के बाद सान बोला, इस शैतान को कैसे संभालोगे तुम ही देख लेना। इसके बाद येन ने उसे नहलाकर नूडल्स खाने को दिए। उसने खाना शुरू किया ही था कि रुक कर बोली, लहसुन कहाँ है। दादी कहती है कि लहसुन के साथ नूडल्स खाने से स्वाद दुगना हो जाता है, और मजे से खाने लगी। यहाँ तक नीचे गिरे नूडल्स भी उठाकर खा लिए। वांग ने पूछा, तुम दादी के साथ क्यों रहती हो। शाओ बोली, मेरे माँ पापा नहीं है, बस दादी है। फिर येन ने पूछा, तुम्हें हमारा पता कहाँ से मिला। तब शाओ ने अपना स्मार्ट वॉच दिखाकर कहा, मैंने तुम्हारी गाड़ी की फोटो खींच ली थी जिसके पीछे यहाँ का पता लिखा हुआ था। दादी कहती है ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। मैं लोगों से ये पता पूछते पूछते यहाँ तक पहुँच गई। अब खाने पीने के बाद वांग ने बच्ची का मन बहलाने के लिए छुपन छुपाई खेलने को कहा, लेकिन शाओ को ये नहीं खेलना। पूछने पर क्या खेलोगी, वो बोली, महाजोंग, जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि महाजोंग एक बड़ों का खेल है जिसमें पैसों की बाजी लगती है। मेरी दादी ने मुझे खेलना सिखाया है। और फिर बाजी में उसने एक क्वाइन और दादी की वही खो गई अंगूठी रखी। अंगूठी देख सान गुस्से में बोला, तो ये अंगूठी तुमने चुराई थी। नहीं, मैंने नहीं चुराई, दादी ने ये खुद मुझे तोहफे में दी है। खेल शुरू हुआ। उस छोटी बच्ची के आगे कोई टिक नहीं पा रहा और उसने ये खेल जीत लिया। सभी भौचक्के रह गए। जब वांग ने दोबारा खेलने को कहा तो शाओ बोली, दादी ने कहा है कि पहली बार जीत जाओ तो दोबारा नहीं खेलना चाहिए। अब रात में शाओ ने बिस्तर पर सुसु कर दिया। सान ने तुरंत उठकर पूरे बिस्तर को वॉशिंग मशीन में डाल दिया और उस पर चिल्लाने लगा। पूछने पे शाओ बोली, मैं कभी बिस्तर पर सुसु नहीं करती, वो तो मुझे यहाँ बाथरूम जाने में डर लग रहा है क्योंकि वहाँ 2 भूत रहते हैं। दरअसल वहाँ 2 कागज के बने गुड़िया रखे हैं। सान बोला, ये तो सिर्फ नकली गुड़िया है, जैसे तुम्हारे ये नकली बाग। शाओ बोली, ये मेरी दादी ने बनाकर दिया था, इसका नाम बीन्स है। अब सुबह हो गई। सान को उसकी बहन का कॉल आया। उसने जायदाद के कागज लेकर अभी रजिस्टर ऑफिस बुलाया है क्योंकि आज दुकान सान के नाम करने वाले हैं। अचानक सान को याद आया कि वो तो उसने बिस्तर के नीचे रखी थी जो उसने कल रात ही धोने को दे दिए। वही किताब लेकर जब वो ऑफिस पहुंचा तो किताब की हालत खराब होने की वजह से काम नहीं बना। अब उन्हें फिर से नए कागज बनवाने होंगे जिसमें 1 महीना लग जाएगा। उसी वक्त वांग का फोन आया। उसे एक हॉस्पिटल बुलाया है। काम मिलने में कुछ दिक्कतें आ रही है। मुझे ये सब काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मैं ये बिजनेस ही बंद कर दूंगा। ये सब कहते हुए उसके बाबा ने उसे सुन लिया और उस पर चिल्लाने लगे। दरअसल एक छोटी बच्ची की मौत हो गई है जिसके अंतिम संस्कार का काम वांग लेना चाहता है, पर वहाँ उनके जैसे और भी फ्यूनरल एजेंसी के लोग हैं जो उस बच्चे के पापा को बार बार उन्हें काम देने के पीछे पड़े हैं। वो आदमी परेशान होकर उन्हें यहाँ से चले जाने को कहता है। सान भी ये सब देख रहा है। इधर शाओ फिर से अपनी दादी के बारे में पूछती है। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वो बोला, जैसा मैं कहूँ वैसा करूँगी तो तुम्हारी दादी को मैं लौटा दूंगा। अब वो उस मृतक परिवार के पास गया, शाओ को अपनी बेटी बनाकर उन्हें सांत्वना दी। मेरी भी एक बेटी है, मुझे एहसास है आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। और भी कुछ भावुक बातें कहकर वो ये काम ले लेता है। इसके बाद सभी लाश जलाने की जगह पहुंचे। सान ने शाओ को गाड़ी के अंदर ही चुपचाप बैठे रहने को कहा। कुछ देर बाद शाओ को वही काला बक्सा दिखा जो उसकी दादी के वक्त भी था। उसे लगा दादी को उसी के अंदर छुपाया गया है और उनके पीछे पीछे वो किसी और के अंतिम संस्कार में पहुंच गई। वहां वो चिल्ला चिल्ला कर बक्सा खोलने को कह रही है, खोलो, इसे खोलो, इसके अंदर मेरी दादी है। जब लोग शाओ को पकड़ने गए
तो वो सारी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगी। बहुत नुकसान हो गया, जिसके लिए वहाँ के मालिक सान पे काफ़ी गुस्सा हो गया। उस पे चिल्लाया। सान के अब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो गया। गुस्से में शाओ के पास आकर वो बोला, तुम्हारी दादी मर चुकी है, उन्हें जला दिया गया है। वो देख रही हो धुआं, तुम्हारी दादी भी ऐसे जलकर धुआं हो चुकी है और अब कभी लौटकर नहीं आएगी। बेचारी शाओ को तो मरने का मतलब ही नहीं पता होगा। ये सब सुनकर वो रोने लगी। उसकी वो रोने की आवाज़ किसी का भी दिल चीर कर रख दी। घर आकर शाओ एकदम से चुप हो गई। अब वो कहाँ अपनी दादी को ढूंढेगी। वांग और येन उसे समझाते हैं, तुम्हारी दादी वापस भले ही ना आए, लेकिन तुम अभी भी उन्हें देख सकती हो। वो ऊपर जाकर तारा बन गई है, वही तुम्हारी दादी है। उस रात जब अचानक सान की नींद टूटी तो शाओ को अपने बिस्तर पर ना पाकर वो बाहर आया तो देखा शाओ अपने स्मार्ट वॉच में दादी की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हुए ऊपर आसमान की तरफ देख रो रही है। सान की भी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह जब सान उठा तो देखा शाओ अस्थियां रखने वाले बक्से को रंग कर रही है, जिसे देख उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उसे खास ऑर्डर देकर बनवाया गया था जिसमें उसी बच्ची की अस्थियां रखी जाएगी। अब तो दूसरा ऐसा बक्सा मिलना भी मुश्किल है। उन्हें वही बक्सा उन्हें देना पड़ा। उससे माफी मांगते हुए कहा, मेरी बेटी ने इसे गलती से रंग दिया। पर उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई, जिसे भी रंगों से बहुत प्यार था। वो औरत शाओ को पकड़कर रोने लगी। उसकी बेटी भी तो इतनी ही बड़ी थी। उन्होंने सान को कुछ पैसे दिए और कहा, इसका अच्छे से ख्याल रखना। अब घर पर सब चिप्स खा रहे हैं। शाओ फिर नीचे का गिरा खाने लगी, जिस पर सान ने उसे डांटा और बबलगम खाने को दिया, लेकिन पता चला कि वो तो बबलगम नहीं बल्कि प्लास्टिक के बॉल्स हैं। तुरंत वो अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि 1-2 दिन में पॉटी के रास्ते से बॉल बाहर आ जाएगा। अब जब भी शाओ पॉटी जाती, उसके बाद वो सभी चॉपस्टिक लेकर बॉल को ढूंढने लगते और आखिरकार उन्हें वो मिल जाता है। इससे पता चलता है कि वो सभी शाओ को कितना चाहने लगे हैं। सब इस बात से खुश हुए ही थे कि तभी शाओ के अंकल का फोन आया। वो लोग आ चुके हैं, शाओ को लेकर उनके घर आ जाए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे, आंटी शाओ को लेकर बहुत बुरा भला कहने लगी। मैं इस अनाथ को क्यों पालूं? पैसे पेड़ में लगते हैं, वगैरह वगैरह। उसे शाओ का यहाँ रहना बिल्कुल नहीं पसंद। सान ये सब सुनकर खुद को रोक न सका और आंटी पे चिल्ला दिया। मौके की नजाकत को देख अंकल ने उसे कुछ दिन और शाओ को रखने को कहा। वो उसे बाद में आकर ले जाएगा। शाओ भी दौड़कर सान के पास आ गई। उसे भी उसके साथ रहना है। शाओ बच्ची है तो क्या हुआ, उसे भी समझ में आता है कि कौन उसे प्यार करता है और कौन नहीं। रास्ते में वांग बोला, शाओ के अंकल जब उसके खर्चे के लिए इतने पैसे दे रहे थे तो तुमने मना क्यों कर दिया? सान बोला, अब से शाओ हमारे परिवार की सदस्य है। यहाँ दुकान के बाहर उसके पापा इंतजार कर रहे थे। उन्हें उस दिन की घटना का पता चल गया। वो सान को मारने लगे। इतने में शाओ बीच में आ गई और बोली, वो सब मेरी गलती थी। इसके बाद उसके बाबा ने सान को आखिरी चेतावनी दी, अगर 30 दिनों में 3 लाख नहीं कमाए तो वो ये दुकान बेच देगा। उसी रात सीसी ने उसे अपनी शादी का कार्ड भेजा, जिससे वो काफी हताश हो गया। शाओ ये सब देख रही है। अगले दिन वो लोग बाहर खाने गए। सान ने देखा कि जल्दबाजी में खाने के कारण शाओ का खाना बाहर गिर रहा है और वो उसे तुरंत उठाकर खा लेती। पूछने पे वो बोली, दादी ने कहा है कि 3 सेकंड तक नीचे का गिरा खाना खा सकते हैं। इसके बाद शाओ सान को एक बूढ़े से मिलवाती है जो उसकी दादी के दोस्त थे। बूढ़ा बोला, मेरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले अपना अंतिम संस्कार देखूं और मेरा अंतिम संस्कार एकदम राजकीय अंदाज में हो। सान ने यह कहकर मना कर दिया कि हम सिर्फ मरे लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं और जाने लगा। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हें इसके 3 लाख रुपए दूंगा। रकम सुनकर वो भी मना नहीं कर सका। अब यहाँ प्री फ्यूनरल की तैयारियां शुरू हो गई। जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है, बूढ़े के परिवार वाले ने वहां पहुंचकर हंगामा कर दिया और फिर मारपीट शुरू हो गई। सान सहित पूरी टीम को थाना बुलाया गया। वहां सान के गाल पे चोट देख शाओ उस पे अपना थूक लगाने लगी। दादी बोली है इससे घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुछ न मिलने पे उन्हें थाने से छोड़ दिया गया। बाहर वही बूढ़ा आदमी मिला। वो बोला, तुम्हारा सच जानना जरूरी है। जो 3 लाख रुपए मैंने देने की बात कही थी वो दरअसल शाओ की दादी के हैं, जो उसने शाओ के लिए रखे थे। शाओ ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है और कहा कि ये 3 लाख रुपए मेरे जरिए वो तुम्हें देना चाहती थी। उसे बड़े प्यार से रखना तुम। अब यहाँ दिखाता है कि सान के बाबा
पूरी जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सान के एक और कारनामे का पता चल चुका है। जब वो उसे मारने आगे बढ़े, शाओ ने बीच में आकर कहा, ये मेरा आइडिया था, मारना है तो मुझे मारो। सान के बाबा बोले, अगर अच्छे से काम नहीं किया तो महीने भर बाद ये दुकान छोड़ देना। इस पर सान उल्टा उन्हें जवाब देने लगा, जिसपे उसकी बहन ने उसे थप्पड़ मारा। अब रात में सान शाओ के पास हमेशा रहती एक लट्ठी को ठीक कर रहा है, जो कि टूट गई थी, और देखा कि शाओ रो रही है। वो सान से बोली, मेरी वजह से तुम फिर मुसीबत में पड़ गए ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सान बोला। फिर शाओ अपना स्मार्ट वॉच देकर बोली, ये खराब हो गई है, क्या तुम इसे भी ठीक कर दोगे? इसके बाद सान ने उसके हाथों में एक घड़ी की तस्वीर बनाई, जब तक घड़ी ना आ जाए ये वाली घड़ी पहनना। कुछ दिन बाद सान ने गौर किया कि शाओ अब स्कूल जाने लायक हो गई है। इसी पे बात करने वो उसके अंकल के पास आया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वो शाओ की देखभाल का भार नहीं उठा सकता, ना ही उसका अपना कोई और है। तुम चाहो तो उसे गोद ले सकते हो। उसी वक्त सान अंकल के साथ अडॉप्शन सेंटर पहुंचा, लेकिन पता चला कि बिना शादी के वो बच्चा गोद नहीं ले सकता। अब वो क्या करे? तो उसने असिस्टेंट यिन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसे पता चला कि 2 दिन पहले ही वांग और यिन ने शादी कर ली है। सान के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने वांग और यिन के नाम से शाओ को गोद ले लिया। शाओ का स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। आज उसका पहला दिन है और वो किसी भी हालत में स्कूल नहीं जा रही। सान उसे गोदी में उठाकर स्कूल भागा। उसके बाद वो शाओ के स्मार्ट वॉच ठीक कराने दुकान आया, लेकिन वो अब ठीक नहीं हो सकता। उसे बुरा ना लगे सोचकर उसने एक नई स्मार्ट वॉच उसे दी, पर उसे नई नहीं, अपनी पुरानी स्मार्ट वॉच चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी दादी की आवाज़ है। जब भी उनकी याद आती है वो उनकी आवाज़ को सुनती और उसे लगता है कि दादी यहीं उसके पास है। बच्चे की बातों ने उसे भावुक कर दिया। वो बोला, मैं वादा करता हूँ जैसे भी हो तुम फिर से अपनी दादी की आवाज़ सुन पाओगी। कुछ देर बाद सीसी वहाँ आई। उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और उसका शरीर साबुत नहीं है, इसीलिए वो उसके पास आई है ताकि वो उसके पति के अंतिम संस्कार का आयोजन कर दे, जिसके लिए दूसरी एजेंसी ज़्यादा पैसे ले रही है जो वो दे नहीं सकती। उसने मदद करने से मना कर दिया और चले जाने को कहा। तभी शाओ ने उसे देखा और वो बोली, मैंने तुम्हारी तस्वीर सान के फ़ोन में देखी है, जिसे देखकर वो हमेशा रोते हैं। ये सुनकर वो वापस सान के पास आई और अपनी गलती की उससे माफ़ी मांगी। सान ने उसे आखिर में माफ़ कर दिया, लेकिन ऐसी लाश को साबुत तैयार करना मेरे अकेले की बस की बात नहीं। इसके लिए मुझे बाबा की मदद चाहिए, लेकिन अभी हमारे बीच संपर्क खराब है और बातचीत भी बंद है। सब सुन रही शाओ बोली, मुझे तुम्हारे बाबा से डर नहीं लगता, मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगी। अब शाओ सान के बाबा से कहती है, सान तुमसे बात करना चाहता है, आराम से उसकी बात सुनना और उसे मारना मत। तब सान के बाबा ने कहा, तुम्हें पहले मुझे दादाजी कहकर बुलाना होगा, तभी मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और वो भीड़ के बीच उन्हें दादाजी दादाजी कहकर पुकारती है। कहीं ना कहीं उन्हें भी उस छोटी बच्ची से लगाव हो चुका है। अब बाप और बेटे की बात हुई और वो सान की बात मान गए। इसके बाद वो सान से शराब मांगकर पीने लगे। बहुत दिन बाद शराब पी है, अपनी बहन को मत बता देना। अब उसके बाबा उसे लाश के शरीर को कैसे जोड़ना है सिखा रहे हैं। काफी घंटों की मेहनत के बाद वो सफल हुआ। क्रियाक्रम के वक्त सान के बाबा बेहोश होकर गिर पड़े। उस दिन उन्होंने ज्यादा शराब पी ली थी। उन्हें तुरंत भर्ती किया गया। उसकी बहन सान पे इस हरकत के लिए बहुत गुस्सा करती है। होश आने पे उसके बाबा ने उससे कहा, तुम्हारे बड़े भाई ने इसी बिजनेस के लिए अपनी जान दे दी। एक छोटी बच्ची की पानी में डूबकर मौत हो गई थी। उसी की लाश को झील से निकालते वक्त तुम्हारा भाई मारा गया, जिसका मुझे आज तक दुख है। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करके इस बिजनेस को खड़ा रखा। अब आज के बाद से मेरी सारी जायदाद के मालिक तुम हो। जैसे उसके बाबा को पता चल गया है कि उसके पास वक्त कम है। इस हादसे ने सान को उस जिम्मेदारी का एहसास दिला दिया और वो पूरे मन से इस काम में लग गया। सभी उसके काम की प्रशंसा भी करते हैं। एक दिन शाओ एक बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में आया शाओ की स्मार्ट वॉच ठीक कराने। भले ही वो ठीक नहीं हुई, लेकिन उसकी दादी के सारे वॉइस रिकॉर्ड को उन्होंने वापस रिकवर कर लिया। सान बहुत खुश है। कुछ दिन बाद सभी शाओ का जन्मदिन मना रहे हैं। सान ने उसे तोहफे में एक खिलौना दिया, जिसमें एक खास बात है। उसकी पूंछ पे एक बटन है, जिसे दबाने पे उसकी दादी की आवाज़ सुनाई पड़ी, जन्मदिन की ढेर सारी खुशियाँ मेरी बच्ची। इतने समय बाद अपनी दादी की आवाज़ सुनकर
शाओ अपने आंसू रोक ना पाई। छलछलाती आंखों से वो कसकर सान के गले लग गई। आज उसे दो दो तोहफे मिले हैं, एक उसकी दादी की खोई आवाज़ और दूसरा उसके बाबा सान। अगले दिन शाओ को स्कूल छोड़ आते वक्त शाओ के अंकल मिले। उसने एक महिला से उसे मिलाया जिसका नाम फेई है। ये मेरी छोटी बहन है और यही शाओ की असली माँ है। सान हैरान हो गया क्योंकि अंकल ने कहा था कि शाओ का कोई नहीं है। फिर फेई ने कहा, परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे शाओ को उसकी दादी के पास रखकर जाना पड़ा। मैं ही उसकी माँ हूँ। जब सान को उसकी कही किसी भी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो वो बोली, शाओ की दाहिने जांघ पे एक जन्म दाग है और चाहो तो मैं डीएनए टेस्ट करवाने को भी तैयार हूँ। सान उसकी बातों का अनसुना कर वहां से चला गया। अब वो घर पर शाओ की चोटी बनाते हुए उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपने माँ बाबा को देखा है? दादी ने कहा था कि मेरी माँ बाबा नहीं है। तभी उसका क्लिप जमीन पर गिर गया। उसे उठाते वक्त सान ने वही जन्म दाग उसके जांघ पे देखा और उसे समझने में देर नहीं लगी कि फेई ही उसकी असली माँ है। इसके बाद वो सिगरेट पीने बाहर आया तो देखा फेई दुकान के सामने खड़ी है। वो शाओ को उसे लौटा देने को कहती है। सान ने गुस्से में कहा, अब तक तुम कहाँ थी जब उसकी दादी चल बसी, जब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, जब उसके खुद के अंकल आंटी उसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट गए और वो किसी और के यहाँ पलने लगी। कहाँ थी तब तुम? अब उसकी देखभाल करने को हम हैं। उसे सुकून की जगह मिल चुकी है जहाँ वो खुश है। अब यही उसका घर और उसे उसके घर से कोई नहीं ले जा सकता। फेई उसके कदमों में गिरकर उससे माफी मांगने लगी, खुद को मारने लगी और बोली, हाई स्कूल में मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था और मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये जानने के बाद उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं और क्या करती, इसलिए मैंने शाओ को अपनी माँ यानी उसकी दादी के पास छोड़कर एक दूसरे जगह काम करने चली गई। लेकिन वहाँ एक ऐसी परिस्थिति हो गई कि पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया और इतने सालों तक मैं वहीं जेल में कैद थी। किसी से भी संपर्क ना होने के कारण सबने ये समझ लिया कि मैं मर चुकी हूँ। अब जब लौटी हूँ तो प्लीज मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दो, कहकर उससे भीख मांगने लगी। सान बोला, मुझे सोचने के लिए 3 दिन का वक्त चाहिए। अगली सुबह खाने की टेबल पे शाओ ने गौर किया कि सान थोड़ा चुप चुप है। पूछने पे उसने झूठी हंसी हंस दी। फिर नीचे का गिरा खाना खाकर बोला, तुम्हारी दादी बिल्कुल सही कहती थी, खाने का हर दाना ही बहुत कीमती होता है। फिर शाओ ने बताया कि स्कूल में एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें सबके मम्मी डैडी वहाँ जाने वाले हैं और वो चाहती है कि सान उसके साथ स्कूल जाए। दोनों साथ में स्कूल पहुंचे। वहाँ सभी के मम्मी पापा को डांस करना पड़ा। सान का डांस देखकर सभी हंस पड़े। उसके बाद दौड़ प्रतियोगिता हुई जिसमें वो लोग जीत गए। इसके बाद ड्राइंग कंपटीशन में सबको अपने मम्मी पापा की ड्राइंग बनानी है। उसने सान की ड्राइंग बनाई और बोली, तुमने झूठ कहा था ना, मुझे पता है दादी अब कभी वापस नहीं लौटेगी, पर मुझे अभी और दुख नहीं होता क्योंकि अब मुझे मेरे पापा मिल गए हैं। शाओ उसका ये मासूम प्यार को देख खुद को संभाल नहीं पाया। रात में उसका बाल बांधते हुए सान ने पूछा, शाओ क्या बड़े होकर तुम मुझे भूल जाओगी? शाओ बोली, मेरे पापा का नाम सान, घर का नाम अपस्काई, रोड नंबर 73, युहाया डिस्ट्रिक्ट, योंगजुन सिटी। तुम्हारा एड्रेस मुझे याद है, मैं अपने पापा को कभी नहीं भूलूंगी, कहकर उसने सान के गालों में किस किया। सान कैसे उसे खुद से दूर कर पाएगा? उसने उसके दिल में घर बना लिया है, लेकिन अब उसके यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। रात में फेई शाओ को लेने पहुंची। सोती हुई शाओ को गोदी में लिए उसे गाड़ी में रखा। फिर उसका सारा सामान, उसकी मनपसंद चीज़ें, खिलौने, स्नैक्स रखे। उसने बताया कि ये सारी चीज़ें उसकी पसंद की है और ये खिलौना तो उसे दुनिया में सबसे खास है जिसमें उसकी दादी की आवाज़ है। फिर वो बोला, वो पानी पीना बिल्कुल भूल जाती है, उसे याद दिलाते रहना और वो बहुत जल्दी खाना खाती है, इसका भी ख्याल रखना। फेई उसे देख रही है कि उसे शाओ की एक एक आदतों के बारे में कितना पता है। अब जाते हुए वो उसे पैसे देने की कोशिश करता है। तभी शाओ की नींद टूट गई। मैं कहाँ हूँ? ये कौन है? सान ने समझाया, ये तुम्हारी माँ है, तुम अपने घर जा रही हो। ये सुन शाओ रोने चिल्लाने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। फेई ने उसे जाने देने को कहा और गाड़ी चल पड़ी। शाओ का उसे पुकारती हुई आवाज़ सान के दिल को निचोड़ गई। वो बारिश में भीगते हुए पूरी जान लगाकर गाड़ी का पीछा करने लगा, पर गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी। उसे एक खालीपन का एहसास हुआ, मानो उसका सब कुछ चला गया। वांग और यिन को जब यह पता चला वो उस पर बहुत गुस्सा हुए। तुमने बिना पूछे कैसे उसे जाने दिया? तभी उसकी बहन का फोन आया। एक और बुरी खबर, उसके बाबा चल बसे।
और उसके नाम एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। सान एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। चिट्ठी में लिखा है, मेरा बेटा सान ही मेरा क्रियाक्रम करे और मेरा अस्थि विसर्जन एक अलग तरीके से किया जाए। जब उसने बहन को ये बात कही, उसने साफ मना कर दिया ये कहकर कि अस्थिया मेरे पास ही रहेगी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। उसे कुछ ना सूझकर वो अस्थिया उसे छीनकर वहां से भागा। फिर वांग और यन को फोन कर समंदर के पास आने को कहा। पीछे पीछे उसकी बहन भी पहुंची। उसने आतिशबाजी की मदद से बाबा की अस्थियों को समंदर में विसर्जन कर दिया। तभी फेई का मैसेज आया कि शाओ कहीं नहीं मिल रही। फेई के साथ मिलकर वो लोग पूरे शहर में उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। थक हार कर सभी लौटकर सान के घर पहुंचे और तभी अचानक उन्हें शाओ की आवाज सुनाई थी। शाओ जोर जोर से सान को पुकार रही है। वो दौड़कर उसकी ओर भागा और उसे खूब डांटने लगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? शाओ रोते रोते कहने लगी, मेरे बाबा का नाम सान, घर का नाम अपस्काई, रोड नंबर 73, यंगजुन सिटी। मुझे तुम्हारा पूरा एड्रेस याद है। मुझे उसके साथ नहीं रहना क्योंकि तुम ही मेरे बाबा हो। सान ने उसे गले से लगा लिया। मैं अब कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। फेई समझ गई कि वो उन्हें अलग करके अपनी बेटी को और कष्ट नहीं दे सकती। अगले दिन वो साव का सारा सामान लेकर सान को देने पहुंची। तब सान बोला, क्या तुम्हें मेरे इस फ्यूनरल बिजनेस से कोई दिक्कत है? फेई समझ गई कि सान उसे शादी का प्रस्ताव दे रहा है। वो मुस्कुरा उठी। अब रात में वो सारे बाहर बैठे आसमान की तरफ तारों को देख रहे हैं। वो सभी अपने खोए प्रियजनों को उन तारों के झुंड में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ये खूबसूरत कहानी यही समाप्त होती है। अब विदाई लेती हूँ। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।